नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें आज मई 2022 का विरासत और संस्कृति का करंट अफेयर देखेंगे। मई 2022 विरासत और संस्कृति, जिसमें पहला टॉपिक है राजा राम मोहन राय। इसमें हम देखेंगे कि राजा राम मोहन राय के जीवन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्चुअल डेटा है वो क्या क्या है जो परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। पहला, इन्होंने सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास इत्यादि के उन्मूलन हेतु व्यापक प्रयास किया। तो इन्होंने क्या क्या प्रयास किया? इन्होंने सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास इत्यादि के उन्मूलन के लिए प्रयास किया था। तो किसके किसके उन्मूलन के लिए उन्होंने प्रयास किया था, ये बात ध्यान रखनी होगी। दूसरी चीज़, इन्होंने बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की थी। ठीक है, बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की थी। तो किस संस्था की स्थापना कब की थी हम वो देखेंगे। तो 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियम एसोसिएशन की स्थापना की, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, 1822 में एग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की और 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो इतने ऐसे संस्थान हैं जिनकी स्थापना इन्होंने की थी। क्या क्या इन्होंने किस किस संस्थान की स्थापना की? आत्मीय सभा की 1814 में, कलकत्ता यूनिटेरियम एसोसिएशन की 1821 में, ब्रह्म समाज की 1828 में, एग्लो हिंदू स्कूल की 1822 में, फिर 25 में वेदांत कॉलेज और 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अब आगे हम देखेंगे इनके कुछ प्रकाशन के बारे में, यानी कि कुछ पत्रिकाएं या पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई थी। तो वो कौन कौन सी थी? प्रकाशन, तो प्रकाशन में हम देखेंगे 1803 में इन्होंने तुहफत उल मुआहिद्दीन, ये इनकी एक पुस्तक है, तुहफत उल मुआहिद्दीन, ये 1803 में प्रकाशित हुई। 1809 में एकवीश्वरवादियों को उपहार नामक इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई और 1821 में संवाद कौमुदी, जैसे सभी लोग जानते हैं, ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो कि बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था। बंगाल गजट, ये भी एक साप्ताहिक पत्र था और ये अंग्रेजी भाषा में था। उसके बाद द ब्रह्मनिकल मैगजीन, ये भी एक साप्ताहिक पत्र था और ये भी अंग्रेजी भाषा में था। मिरातुल अकबर, ये भी एक साप्ताहिक पत्र था और ये फारसी भाषा में था। अगर हम देखें तो इनकी दो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं ये, ठीक है, तुहफत उल मुआहिद्दीन और एकेश्वरवादियों को उपहार, दो पुस्तक है और 4 साप्ताहिक पत्र हैं, जिसमें से 2 अंग्रेजी भाषा में हैं, एक बंगाली में है और एक फारसी में है। संवाद कौमुदी जो है वो बंगाली में है और मिरातुल अकबर फारसी में है, ये तो नाम से ही स्पष्ट लग रहा है। संवाद कौमुदी को ध्यान में रखें, ये बंगाली है, और बंगाल गजट द ब्रह्मनिकल मैगजीन, ये भी नाम से ही स्पष्ट है, अंग्रेजी। ठीक है, तो ये इनके प्रकाशन थे। अब अगली कड़ी में एक और इम्पॉर्टेंट बात, इन्होंने वे एकेश्वरवादी आदर्शों के प्रबल प्रचारक या समर्थक थे तथा तर्कवादी विचारों से बहुत प्रेरित थे। ठीक है, ये इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वे एकेश्वरवादी आदर्शों के प्रबल प्रचारक थे, यानी कि वो एकेश्वरवादी थे, एक ईश्वर में विश्वास रखते थे और तर्कवादी विचारों के भी प्रबल से बहुत प्रेरित थे। ठीक है, तो ये इतनी बातें राजा राम मोहन राय के बारे में फैक्चुअल थी
जो कूट में या मिलान करने में प्रश्न में बन सकती हैं। अब हम देखेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। एक मिनट। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और वे ऐसे प्रथम व्यक्ति थे, एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। टैगोर के शैक्षिक दर्शन। टैगोर के शैक्षिक दर्शन में प्रकृतिवाद, मानवतावाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद, आदर्शवाद मूलभूत सिद्धांत है। मतलब अगर इनके मूलभूत सिद्धांतों की बात करें तो प्रकृतिवाद, मानवतावाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद और आदर्शवाद है। साथ ही 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। क्या की थी इन्होंने? विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में की थी। किसने की थी? तो टैगोर बाबा ने की थी। ठीक है। अगला 1874 में टैगोर की कविता अभिलाषा गुप्त नाम रूप में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। मतलब 1874 में इनकी एक कविता थी अभिलाषा, जो कि तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। रविंद्रनाथ की कविताओं की पहली पुस्तक कवि कहनी, एक कवि की कहानी 1878 में प्रकाशित हुई। ठीक है। इनकी एक पुस्तक थी कवि कहनी, जिसका हिंदी अर्थ है एक कवि की कहानी। यह 1878 में प्रकाशित हुई। 1884 में टैगोर ने कोरी और कलम तीव्र और सपाट अर्थात तीव्र और सपाट नाम की कविताओं का एक संग्रह लिखा। कोरी और कमल, इसका अर्थ होता है तीव्र और सपाट नाम की कविताओं का एक संग्रह लिखा 1884 में। टैगोर ने राजा और रानी और विसर्जन जैसे नाटक भी लिखे। राजा और रानी मतलब राजा और रानी, विसर्जन से तात्पर्य बलिदान। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने राजा और रानी और विसर्जन नामक नाटक भी लिखे। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता टैगोर दुनिया के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी, भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। टैगोर ने गांधी जी को महात्मा और गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि से संबोधित किया। ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि टैगोर जी एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। एक तो भारत का जनगण मन, दूसरा बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। ये दोनों रचनाएं टैगोर जी की हैं और ये दो अलग अलग देशों भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ये ऐसे एकमात्र कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी है। साथ ही ये प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं एशिया के। ठीक है। टैगोर को गांधी जी ने महात्मा की उपाधि दी थी। टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी और गांधी जी ने टैगोर साहब को गुरुदेव की उपाधि से संबोधित किया था। इतनी बातें
रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में इम्पोर्टेंट थे। अब हम अगला देखते हैं, जगत गुरु बसवेश्वर या बसवन्ना, जगत गुरु बसवेश्वर। ठीक है, बसवेश्वर या बसवन्ना कर्नाटक में कलचुरी वंश के राजा विज्जल प्रथम के शासनकाल के दौरान 12वीं शताब्दी के कन्नड़ समाज सुधारक, कवि और दार्शनिक थे। वह शिव केंद्रित भक्ति आंदोलन के एक लिंगायत संत भी थे। ठीक है, इनके बारे में सबसे पहली चीज तो क्या कि भाई बसवेश्वर या बसवन्ना ये किस राज्य से संबंधित हैं? कर्नाटक। कर्नाटक के कलचुरी वंश के राजा बिज्जल प्रथम के शासनकाल के दौरान 12वीं शताब्दी में, ठीक है, 12वीं शताब्दी में कन्नड़ समाज सुधारक, कवि और दार्शनिक थे। साथ ही वह शिव केंद्रित भक्ति आंदोलन में एक लिंगायत संत भी थे। बसवन्ना ने शरण नामक आंदोलन चलाया था, जो एक समतावादी आंदोलन था जिसके प्रति सभी जाति के लोग आकर्षित हुए। उन्होंने अनुभव मंडप की स्थापना की, जहां विभिन्न जातियों और समुदायों के शरण एकत्र होकर सीखने और विचार करने का कार्य करते थे। इन्होंने क्या किया? बसवन्ना ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था शरण आंदोलन। ठीक है, ये आंदोलन क्या था? ये एक समतावादी आंदोलन था। सभी को एक समान सभी मनुष्यों को एक समान दर्जा दिए जाने संबंधी आंदोलन था। इसमें सभी जाति के लोग आकर्षित हुए। साथ ही साथ इन्होंने अनुभव मंडप की स्थापना की। अनुभव मंडप का मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर विभिन्न जातियों के लोग और समुदायों के लोग एकत्र होकर कुछ सीख सकें या किसी मुद्दे पर विचार विमर्श कर सकें। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात इनके बारे में है कि भक्ति आंदोलन की तरह इस आंदोलन से भी जुड़ी कई साहित्यिक रचनाएं हुई। शरण आंदोलन से जुड़े साहित्य को शरण कहा जाता है। ठीक है, अगर शरण शब्द कहीं आए तो समझ लीजिए कि ये भक्ति आंदोलन की तरह ही इस आंदोलन से भी जुड़ी कई साहित्यिक रचनाएं हुई हैं शरण आंदोलन से, और शरण आंदोलन से जुड़े जो साहित्य हैं उनको शरण कहा जाता है। अगला हम देखते हैं राखी गढ़ी। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। राखी गढ़ी यह सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है जो आधुनिक हरियाणा के हिसार में स्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। ठीक है, इसके बारे में क्या कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थलों में से एक है। वर्तमान में ये कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में। ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, मई 2022 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने राखी गढ़ी को एशिया के 10 सबसे लुप्तप्राय विरासत स्थलों में से एक घोषित किया था। ठीक है, क्या मई 2022 में ग्लोबल हेरिटेज फंड एक संगठन है जिसने राखी गढ़ी को एशिया के 10 सबसे लुप्तप्राय विरासत स्थलों में घोषित किया है या किया था। अगला टॉपिक है मार्तंड सूर्य मंदिर। मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित मार्तंड सूर्य, जिसे पांडव लैदान के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू मंदिर है जो सूर्य देवता को समर्पित है, जो कि नाम से ही स्पष्ट है। तो क्या है? एक जम्मू कश्मीर में है, ये अनंतनाग जिले में है। ठीक है, इसे पांडव लैदान नाम से भी जाना जाता है। ये हिंदू मंदिर है और सूर्य देवता को समर्पित है। इसका निर्माण कारकोटा राजवंश के तीसरे शासक ललितादित्य मुक्तिपिंड ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्तिपिंड ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। ये कारकोटा राजवंश के शासक थे। मध्यकाल में इस मंदिर पर कश्मीर के शासक सिकंदर शाह
के आक्रमण से इस मंदिर को भारी नुकसान हुआ तथा यह लगभग यह खंडहर में बदल चुका है। ठीक है, तो अगर बात आती है कि इसका विध्वंस किसने किया था, तो कश्मीर के शासक सिकंदर शाह ने इस मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसके कारण ये खंडहर में बदल चुका है। अगला है कान्हेरी गुफा। कान्हेरी गुफाएं पश्चिमी घाटों की शांत सुंदरता के मध्य बंबई में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में रॉक कट वास्तुकला वाले बौद्ध स्मारकों का एक समूह है। क्या है कान्हेरी गुफा? क्या है? पश्चिमी घाट पे है। पश्चिमी घाट पर्वत जो है वहाँ ये मुंबई में है। बम्बई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रॉक कट वास्तुकला वाले बौद्ध स्मारकों का एक समूह है। ठीक है, कान्हेरी गुफा। इन गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पहली और 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। यह काली बेसाल्ट चट्टान को तराश कर बनाया गया है और बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक शिक्षा का केंद्र और तीर्थ स्थल रहा है। ये इतनी बातें कान्हेरी गुफा के बारे में। ये कहाँ है कान्हेरी गुफा? पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में राक कट वास्तुकला वाले बौद्ध स्मारकों का यह समूह है। इसका निर्माण बौद्ध भिक्षुओं ने पहली और 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य किया था और यह काली बेसाल्ट चट्टान को तराश कर बनाया गया और बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक शिक्षा का केंद्र और तीर्थ स्थल रहा है। अगला है डेनिसोवन। लाओस स्थित एक गुफा से एक डेनिसोवन आदि मानव बच्चे का दांत मिला है, जिसका उनका यह अनुमान पुख्ता हुआ कि डेनिसोवन का मूल निवास स्थान दक्षिण पूर्व एशिया था। मतलब डेनिसोवन जो है वो एक आदि मानव है और हाल ही में लाओस की एक गुफा से एक डेनिसोवन आदि मानव बच्चे का दांत मिला है, जिससे ये सिद्ध या प्रमाणित होता है कि डेनिसोवन जो आदि मानव था उसका मूल स्थान दक्षिण पूर्व एशिया था। अगला और आखिरी पॉइंट है रोगन पेंटिंग। रोगन पेंटिंग गुजरात के कच्छ में प्रचलित रोगन चित्रकारी कपड़े पर की जाने वाली एक चित्रकला है। रोगन पेंटिंग में उबले हुए तेल और वानस्पतिक रंगों से बने पेंट को धातु के ब्लॉक प्रिंटिंग या स्टाइल्स या पेंटिंग को उपयोग करके कपड़ों पर डाला जाता है। मतलब इसके बारे में सिर्फ इतना चीज़ याद रखिए कि रोगन पेंटिंग जो है वो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में प्रचलित है। ये कपड़ों पर बनाई जाती है। ठीक है, इसमें उबले हुए तेल और वानस्पतिक रंगों से बने पेंटों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बस इतना है। ये रहा हमारा मई 2022 का विरासत और संस्कृति का करंट अफेयर, जिसमें हमने राजा राम मोहन राय के बारे में देखा, जिसमें हमने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में देखा, जिसमें हमने जगत गुरु बसवेश्वर के बारे में देखा, साथ ही राखी गढ़ी, मार्तंड सूर्य मंदिर, कान्हेरी गुफा, डेनिसोवन और रोगन पेंटिंग। तो आज का हमारा ये सेगमेंट पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।